हेलो एवरीवन, नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि मैंने बताया था कि एमकॉम का एक सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आज की जो वीडियो है ये इस सब्जेक्ट के ऊपर लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसका सिर्फ ये लास्ट टॉपिक बचता है जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है जिसमें आप जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनका क्या करते हो, डेवलपमेंट करते हो। इट मीन्स उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो एफिशिएंसी है और जो भी उनकी वर्क क्वालिटी है उसमें क्या लेके आते हैं, इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। वो आपका क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। उसके अंदर हमने काफ़ी टॉपिक आपके कवर कर लिए हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जो है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, हम जिसे बोल देते हैं, जिसे संगठनात्मक वातावरण भी बोल देते हैं। तो उसके मीनिंग से शुरुआत करते हैं। क्या कहता है मीनिंग? संगठनात्मक वातावरण से अभिप्राय एक संगठन की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर कर्मचारियों का संगठन के प्रति दृष्टिकोण तथा अवबोध से है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट रेफर टू एटीट्यूड और परसेप्शन ऑफ द एम्प्लॉयज towards the organization based on the various circumstances of an organization। कि जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो उसके अंदर वेरियस क्या होती हैं, सर्कमस्टांसेस होती हैं, उनके बेस्ड पर जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा उनका एटीट्यूड है, कैसा उनका परसेप्शन है, ये आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कहलाता है। किसी संगठन के कर्मचारी का दृष्टिकोण उनके व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालता है। कि किसी संगठन के मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई भी एम्प्लॉई है, उसका जो मतलब कि उसका जो एटीट्यूड है या उसका जो मतलब कि परसेप्शन है, वो उनका जो बिहेवियर है उस पर क्या है, अफेक्ट डालता है। क्योंकि जैसे ही उनकी परसेप्शन होगा, जैसा उनका जो एटीट्यूड होगा, वैसा ही उनका क्या होगा, बिहेवियर होगा। ठीक है। और ये जो बिहेवियर है मीन्स ये जो एटीट्यूड है, ये परसेप्शन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका कैसा है, वो आपका क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कहलाता है, संगठनात्मक वातावरण कहलाता है। इसकी डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू जॉय कैली। क्या कहता है, क्लाइमेट में बी थॉट ऑफ एज द परसेप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वातावरण को एक संगठनों के लक्षणों के अवबोध के रूप में समझा जा सकता है। कि जो मतलब कि क्लाइमेट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो भी परसेप्शन है, उसके रूप में इसको माना जा सकता है। तो ये आपका मीनिंग था किसका, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का। अब उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका आता है जनरल परसेप्शन, मीन्स सामान्य अवबोध। जो भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कैसा परसेप्शन है, जनरल है। इट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके अंदर जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी मतलब कि परिस्थितियां हैं, कंडीशन सिचुएशंस हैं, अगर वो क्या है, वो पॉजिटिव हैं, तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या है, जो परसेप्शन है वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर वो नेगेटिव है तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी वो परसेप्शन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। उसके बाद आता है क्वालिटेटिव कंसेप्ट। तो ये क्या कहता है कि क्वालिटेटिव कंसेप्ट में मीन्स जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है उसके रूप में क्या किया जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है। उसके बाद आता है सेपरेट एंटिटी, मीन्स पृथक अस्तित्व। तो पृथक अस्तित्व क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, क्लाइमेट होता है, उनके जो काम करने का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है
वो क्या है, एक सेपरेट एंटिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद आता है स्टेबल क्वालिटी, स्थायी गुणवत्ता की। जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो एटीट्यूड होता है, जो भी उनकी मतलब क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आता है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, बहुआयामी अवधारणा की। जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है वो क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपके रूल्स हैं, रेगुलेशन है, स्ट्रक्चर है, उन सब को इसके अंदर शामिल किया जाता है, उन सब को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए इसे क्या बोल रहा है, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट बोल रहा है। तो आगे आता है क्लियर नॉलेज, मीन्स स्पष्ट ज्ञान। तो ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट है उसके अंदर जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी आपके मैनेजर्स जो काम करते हैं, उनको उनके काम के बारे में पूरी नॉलेज होती है। मीन्स उनकी जो भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, जो भी उनकी ड्यूटीज़ बनती हैं, या जो उनके राइट्स होते हैं, उनका उनको स्पष्ट ज्ञान होता है, उसके बारे में उनको क्लियर नॉलेज होती है। उसके बाद सेवंथ पॉइंट कहता है एस्पिरिट डी कोर्ट्स, मीन्स सहयोग की भावना। कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अपने काम का तो पता ही होता है, साथ में उनको दूसरों के काम का भी पता होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उनके राइट्स हैं। तो इससे क्या होता है कि कई बार वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे कि उनमें क्या होता है, सहयोग की भावना आती है, स्पिरिट डी कोर्प्स आता है। उसके बाद 8 पॉइंट आता है रिकॉग्निशन, मीन्स पहचान। ये क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट है उसके अंदर जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता है कि उनको क्या करना है, उनको स्पष्ट ज्ञान है, मीन्स क्लियर नॉलेज है कि उनको काम कैसे करना है। और जो उनका काम होता है, जो भी उनकी योग्यता होती है, जो भी उनकी एबिलिटी होती है, जो एफिशिएंसी होती है, वही उनकी क्या होती है, पहचान होती है। अगर मान लीजिए कि अगर क्लास में कोई बच्चा है वो क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो उसकी क्या है, पहचान है कि वो क्या है, एक इंटेलिजेंट है। सेम ऐसे ही अगर कोई आपका एम्प्लॉई है वो क्या है, एफिशिएंट है, उसमें उसकी जो स्किल्स हैं वो भी अच्छी हैं, तो वो उसकी क्या बन जाती हैं, पहचान बन जाती हैं। अब उसके बाद आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग की ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं। फर्स्ट आता है उच्च से निम्न परिवर्तन, मीन्स टॉप टू बॉटम एफर्ट्स। कि ये क्या कहता है कि जो भी आपके संगठन में जो भी आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, या जो मैनेजर्स होते हैं, या जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, उनका क्या है, उनको जो भी डिसीजन लेने हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने काम के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो आपके टॉप लेवल जो मैनेजर्स हैं उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो ऐसे होने चाहिए ताकि वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सक्सेस की ओर ले जाएं, ठीक है। और क्या है कि जो भी आपके मैनेजर्स हैं उनको, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन भी उनको क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो फैक्टर है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। उसके बाद पॉलिसी ऑफ टॉप मैनेजर्स। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है पॉलिसी ऑफ टॉप मैनेजर्स, उच्च प्रबंधकों की नीति। कि मान लीजिए जो आपके मैनेजर्स हैं उन्होंने क्या है, कोई पॉलिसी तैयार की है, और जो पॉलिसी है वो क्या है, वो एम्प्लॉय से ज़बरदस्ती काम करवाने की पॉलिसी उन्होंने बनाई है। कि चाहे कुछ भी हो जाए, या मतलब कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास टाइम है या नहीं है, उनको वो काम पूरा करना ही करना है। तो ऐसी जो पॉलिसी होती हैं जो एक एम्प्लॉय को दबाव के रूप में क्या करवाए, उनसे काम करवाए, ठीक है, उनके ऊपर बर्डन डाल दे कि आपको ये काम करना ही करना है, या किसी तरह का फियर दिखा दिया जाए, ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट है उस पर क्या पड़ता है, बुरा अफेक्ट पड़ता है, ठीक है।
तो उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या कहता है कि जो भी मतलब कि कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर भी होना चाहिए और नीचे से ऊपर की ओर भी होना चाहिए। तो ये फैक्टर भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। अगर ऐसा कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो है नहीं है, जैसे मैंने बताया कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, वैसा नहीं है, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट है उस पर क्या है, बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद रिवार्ड सिस्टम, जो रिवार्ड सिस्टम है वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्योंकि रिवार्ड सिस्टम ये कहता है कि जैसे एम्प्लॉय की एबिलिटी होती है, जैसे उसकी एफिशिएंसी होती है, जैसा उसका काम होता है, उसको उसके काम के अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए, ताकि वो टाइम टू टाइम मोटिवेट होता रहे और अच्छे से और भी काम करता रहे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है टीम स्पिरिट। ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को अफेक्ट करती है कि जो टीम स्पिरिट है, मान लीजिए जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो वो क्या है, वो एक दूसरे को समझते हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, जिससे क्या है कि उनके बीच में टीम भावना आएगी, उनके अंदर टीम स्पिरिट आएगी। अगर उनके बीच में ऐसा नहीं है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, वो अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद आता है फेथ, कि जो आपके मैनेजर्स हैं और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कितना फेथ है, कितना विश्वास है, कि जो आपके मैनेजर हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के काम के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं, और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके मैनेजर्स द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन, नीति नियम या जो भी डिसीजन लिए गए हैं उनके ऊपर कितना विश्वास करते हैं। अगर वो उन पर विश्वास करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट आपका ठीक रहेगा, उस पर कोई भी नेगेटिव अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर जो आपका फेथ है वो नहीं है, ना एम्प्लॉयज़ का मैनेजर्स पे है, ना ही मैनेजर्स का एम्प्लॉय पे है, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है इस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद आता है बिहेवियर, की व्यवहार, कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैनेजर्स के लिए कैसा उनका बिहेवियर है, और जो आपके मैनेजर हैं उनका एम्प्लॉय के लिए कैसा बिहेवियर है, एम्प्लॉयज़ का एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के लिए कैसा बिहेवियर है। अगर उनका बिहेवियर अच्छा है, मीन्स मिलजुल के काम करने वाला है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाला है, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है उस पर पॉजिटिव क्या पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो उस पर क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये फैक्टर भी आपका क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, मीन्स मूल्यांकन। ये क्या कहता है कि जो भी इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है वो टाइम टू टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन में होती रहनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो नेगेटिव अफेक्ट पड़ सकता है। अगर वो इवैल्यूएशन करते हैं, मीन्स इवैल्यूएशन से क्या होता है, इवैल्यूएशन से जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एबिलिटी का पता चल जाता है, उन्होंने कितना अच्छे से काम किया उसके बारे में पता चल जाता है। उसके बाद उनको रिवार्ड दिया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार उनको दिया जाता है, जिससे कि वो और भी अच्छे से काम करने के लिए क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो ये फैक्टर भी आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है स्वयं पूर्ण निर्माण प्रणाली, मीन्स सेल्फ रिन्यूअल मैकेनिज्म, कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है उस पर नेगेटिव अफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद 10th पॉइंट आता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कि मान लीजिए अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हैं, मीन्स उनको अभिप्रेरित किया गया है, उनको काम करने के लिए मोटिवेट किया गया है, उनको रिवार्ड दिए गए हैं, उनको कुछ अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए गए हैं, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया गया है, तो इससे क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट है उस पर क्या है, पॉजिटिव अफेक्ट आपका पड़ेगा। अगर इसके उल्टा कुछ और है कि उनको मोटिवेट नहीं किया गया है किसी भी प्रकार से और मोटिवेट नहीं है, तो इससे जो आपके एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है उस पर क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग थे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के
जो मतलब कि आपके जो संगठनात्मक जो वातावरण होता है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब उसके बाद आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो आपका आता है टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि जो आपका संगठनात्मक जो वातावरण है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। फर्स्ट पॉइंट आता है ओपन कम्युनिकेशन, खुला संचार, कि अगर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है उसको अच्छा रखना है तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या रखना होगा, ओपन कम्युनिकेशन रखना होगा, मीन्स टू वे कम्युनिकेशन रखना होगा, कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो भी मतलब कि प्रॉब्लम है, जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी है वो टॉप लेवल तक पहुंच जाए, और टॉप लेवल से जो भी डिसीजन आते हैं, जो भी उनके द्वारा डायरेक्शंस दी जाती हैं, ऑर्डर दी जाती हैं, वो एम्प्लॉयज़ तक पहुंच सके। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को अगर इम्प्रूव करना है तो जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर हैं, उनको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, मीन्स उनकी नॉलेज को टाइम टू टाइम इंक्रीज करना चाहिए, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बताना चाहिए, टाइम टू टाइम उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, उनकी वर्क क्वालिटी को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन पॉलिसी, मीन्स नीतियों में लोचशीलता, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने जो भी आपके रूल्स बनाए हैं, जो भी रेगुलेशंस बनाए हैं, जो भी उन्होंने पॉलिसी तैयार की है उसमें क्या है, टाइम टू टाइम चेंज करना। ठीक है। अगर जो आपकी पॉलिसी है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट है वो क्या है, अच्छा माना जाएगा। मीन्स अगर कोई चेंज आ भी जाए तो उसमें आसानी से क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी को क्या कह सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, उससे कुछ प्रॉफिट भी हम कमा सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है अगर उसको इम्प्रूव करना है तो जितनी ज़्यादा हो सके निर्णयों में क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। मीन्स जो भी डिसीजंस लेने हैं उसमें जितने ज़्यादा पार्टिसिपेशन होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इसके फ़ायदे क्या है, नंबर एक, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी आपके मैनेजर्स हैं, उनकी क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर क्या होगी, हाई होगी। और दूसरा क्या है, उनको बेस्ट अल्टरनेटिव मिल जाएगा, क्योंकि वो आपस में डिस्कशन करेंगे, डिसीजन कई प्रकार के डिसीजन निकल के आएंगे, एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन निकल के आएंगे, और हमारे पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जिसमें से हम क्या है, बेस्ट अल्टरनेटिव को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका आता है टेक्नोलॉजिकल चेंज, कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को अगर इम्प्रूव करना है तो टाइम टू टाइम क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंज करना होगा। मीन्स जो भी आपके टेक्नोलॉजी है उसको टाइम टू टाइम चेंज करना होगा, और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो टेक्नोलॉजिकल जो चेंज एनवायरनमेंट है उसके उसमें वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या करना होगा, डेवलप करना होगा, उनका विकास करना होगा, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अच्छा हो सकता है। उसके बाद क्या है, फेथ, मीन्स विश्वास, जो भी आपके एम्प्लॉई हैं उनका मैनेजर्स के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और जो आपके मैनेजर्स हैं उनका एम्प्लॉय के ऊपर क्या होना चाहिए, अच्छा विश्वास होना चाहिए, फेथ अच्छा होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ का दूसरे एम्प्लॉयज़ के पास, जो भी उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर उनका जो फेथ है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है। उसके बाद क्या है, सेवंथ पॉइंट, ऑब्जेक्टिव अचीव, कि जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है अगर उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जा सकता है, या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनको क्या क्या करना होगा, क्या प्लानिंग है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कैसे उनको चलना होगा, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना है। ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो क्या होगा, अच्छा बना रहेगा। उसके बाद एट्थ पॉइंट आता है पॉलिटिकल चेंज, राजनीतिक परिवर्तन। ये क्या कहता है कि अगर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर अगर चेंज होता है तो
तो उसमें कैसे सर्वाइव करना है वो भी आपके एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए। अगर उनको ट्रेनिंग दी गई है, उनको वैसा बताया गया है कि अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ जाए, ऐसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, ठीक है, तो उनको ऐसे काम करना है। अगर वो वैसा करते हैं तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। इसके अंदर आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, मोटिवेशन का आप पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, अभिप्रेरणा, कि अगर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाए, टाइम टू टाइम उनको रिवार्ड दिए जाए या अदर बेनिफिट्स दिए जाएं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो मोटिवेट होंगे, जिससे कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा। और इससे जो मोटिवेशन है उससे क्या होगा कि जो रेशो टर्नओवर है, जो मतलब कि एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो है, वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये थी आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के, संगठनात्मक वातावरण के कुछ पॉइंट्स थे, जिसमें हमने पहले इसका मीनिंग क्लियर किया और उसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक्स के बारे में इसके पढ़ा कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। उसके बाद इसके फैक्टर अफेक्टिंग हमने पढ़े कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने इसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को इम्प्रूव कर सकती हैं, उसको और भी बेहतर क्या कर सकती है, बना सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। यहाँ पे जो आपका HRD है वो आपका कंप्लीट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इसकी जो HRD की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अलग से एक बनाई हुई है, जिसमें आप सारी वीडियो देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।